नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के चुनावी रण में दिग्गजों का वार पलटवार। भाजपा नेता अमित शाह की नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में ताबड़तोड़ रैलियां। कहा, चुनाव विकास बनाम विनाश के बीच। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने भी किया प्रचार। बिहार में चुनाव पर पोस्टर वार के बीच तेजस्वी यादव का आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने मन की बात। मन की बात कार्यक्रम की होगी 127वीं कड़ी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारित। नहाए खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों पर पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैद प्रशासन और रेलवे। सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में चुनावी संग्राम लगातार तेज हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर और तीखे हो रहे हैं। 2 चरणों में होने वाले चुनाव में एनडीए की ओर से अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाया तो कांग्रेस सहित महागठबंधन के दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी के समय बिहार के लोगों के साथ हुए अत्याचार को सामने रखा तो एनडीए की सरकार में हुए विकास के आंकड़े गिनाए। उन्होंने फिर से डबल इंजन सरकार को लाने की अपील की तो बिहार की जनता से महागठबंधन के झूठे वादों से बचने की सलाह दी। बिहार का सियासी समर, स्टार प्रचारक की जनसभाएं, अमित शाह का विपक्ष पर हमला, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बताया नायक। शनिवार को एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बिहार में धुआंधार 3 चुनावी रैलियां करके विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला तो एनडीए की डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार में जंगल राज था, लेकिन 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार का तेजी से विकास किया है। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन लठबंधन का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, वो बिहार का विकास नहीं कर सकता। बिहार के विकास के लिए मोदी और नीतीश की जोड़ी ही एकमात्र विकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दी। 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। आरजेडी द्वारा विकास के मोर्चे पर नीतीश सरकार पर सवाल करने को लेकर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा और आरोप लगाया है कि आरजेडी के समय बिहार गर्त में चला गया था, लेकिन नीतीश सरकार के काम ने बिहार को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसके चलते बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। बिहार अब बढ़ चला और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है
तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। वो लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है, वो जब थे तो क्या किए थे। बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। इनके भी तो 15 साल मिले, इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने का। ये तो फर्क है। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील देशों में है, प्रदेशों में है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता ने जो काम देखा है एनडीए का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री चिराग पासवान जी का, खास करके 1 सालों के अनुभव के हिसाब से जनता में, खास करके युवाओं में, महिलाओं में बहुत ही उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। तेजस्वी जी बोलते हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मगर जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। जनता को एनडीए पर ही विश्वास है और एनडीए की सरकार को दोबारा लाने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। आरजेडी द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए एक पोस्टर जारी किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और तेजस्वी को बिहार का नायक नहीं खलनायक बताया। चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और उस जमीन को लालू परिवार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया। इस जमीन की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने पहले ही कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम स्टार प्रचारक बिहार के अनेकों इलाकों में जनसभाएं और रोड शो करके जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। एनडीए दलों के नेता लगातार आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जंगलराज, परिवारवाद, तुष्टीकरण को निशाना बना रहे हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के कामों को गिनाते हुए डबल इंजन सरकार को फिर से लाने की अपील कर रहे हैं। धीरज मधुरेश कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार विशाल जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार का ये चुनाव जंगलराज को रोकने और विकास को बरकरार रखने की लड़ाई है। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव के शासन में हत्या और डकैती आम बात हो गई थी, लेकिन एनडीए ने बिहार को जंगलराज, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्त किया है। गृहमंत्री के मुताबिक एनडीए की नीति 4 स्पष्ट सूत्रों पर आधारित है, जिनमें स्कूल और कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, समय पर दवाई, खेतों में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई शामिल है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जिसका केवल भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, ऐसा गठबंधन कभी बिहार का विकास नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि एक ओर एनडीए के 5 दल 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों पर लठमार हो रही है। इनका न कोई नेता है, न नीयत है, न ही नेतृत्व है। और बिहार में महागठबंधन के नेता भी जनता के बीच जाकर लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए सरकार पर महागठबंधन के दल निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को रोजगार और विकास के मोर्चे पर घेरा, तो महागठबंधन सरकार बनने पर रोजगार देने का वादा भी किया। इस बीच कांग्रेस, सीपीआई-एमएल सहित अन्य महागठबंधन के सहयोगी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, तेजस्वी का एनडीए पर बिहार की अनदेखी का आरोप। प्रशांत किशोर ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए पर बिहार में विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है। जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जनसुराज के रूप में बेहतर विकल्प है। जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। महुआ में कोई टक्कर में नहीं है। महुआ का दौरा लगातार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है महुआ में। और जिस तरीके से महुआ में प्लस पॉइंट हमारा मेडिकल कॉलेज का, फिर लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देने का काम करेंगे वहाँ। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वार तक। इसी कड़ी में शनिवार को राजद ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में सोशल मीडिया सनसनी बन गए हैं मोदी के हनुमान। श्रवण शाह मोदी के जबरदस्त फैन हैं और हाथों में गदा थामे, माथे पर सिंदूर लगाए हुए और हाथों में पर्वत लेकर मोदी की तस्वीर सीने से लगाकर हनुमान की वेशभूषा में नजर आते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी चगल्लस में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डाई हार्ड फैन हनुमान से, जो बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। मोदी कहता है, पीएम मोदी की हर रैली में हनुमान की वेशभूषा में रहता है। पीएम मोदी का ये फैन सबसे अलहदा है। हाथ में नमो भाजपा लिखित गदा, सिर पर कमल की टोपी, टोपी में संदेश, नमो का है पुकार, शिक्षा बेरोजगारी पर करेंगे काम, तब बनेगा भारत महान। दूसरे हाथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला एक बैनर। पीएम मोदी के जबरा फैन का नाम है श्रवण शाह। श्रवण शाह का डेडिकेशन भी जबरदस्त है। राम भक्त हनुमान की तरह ही पीएम की रैली में साई की तरह मौजूद रहते हैं। अब तक पीएम मोदी की 160 रैलियों में हिस्सा ले चुके हैं। पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रामदूत हनुमान का गेटअप धरा है। गरीब घर में जन्म लिए, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर आज जो पूरे भारत को जो विश्व गुरु बनाए हैं, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये गरीब घर का बेटा ये बता दिए गरीबों के लिए कैसे कार्य होते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आधार कार्ड हो। श्रवण शाह का अंदाज वाकई में बहुत ही अनोखे और निराले हैं। रैली में नंगे पैर चलते हैं। श्रवण शाह पीएम द्वारा गरीबों, महिलाओं, वंचितों और सभी देशवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों के भी प्रशंसक हैं। नया दौर है, नया जमाना है और बदलते परिवेश और चुनावी माहौल में अपने चहेते नेताओं को लेकर प्रशंसकों का अंदाजे बयां भी जरा हटके ही है। अपने पसंदीदा नेताओं का अटेंशन पाने और लोगों के बीच फेमस होने के लिए जनता नए और अनोखे वेशभूषा के साथ नेताओं और लोगों के दिल पर छा जाने को बेताब है। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं और श्रवण शाह भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनका कहना है कि पीएम ने गरीबों के लिए जो काम किया है उससे प्रभावित होकर हम देश भर में पीएम की रैलियों में पहुंचते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दुनिया में होने वाली अधिकांश आतंकवादी घटनाओं का कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है। इसे लेकर पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन एफएटीएफ की हालिया मीटिंग के बाद पाकिस्तान को एफएटीएफ ने चेतावनी दी है और उसे आतंक के वित्त पोषण से बचने की नसीहत भी दी है। बीते लंबे समय से पाकिस्तान से दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग की खबरें सामने आती हैं और अभी भी पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को पोषण किए जाने के कई सबूत सामने आए हैं।
FATF की पाक को नसीहत, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट नहीं। दुनिया भर में आतंक के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का ये मतलब नहीं है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। FATF की अध्यक्ष एलिसा दे आंडा माद्राजो ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सभी देशों को अवैध आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, भले ही उन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया हो। दरअसल पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि उस पर यह देखने के लिए निगरानी जारी है कि वह आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ उठाए गए कदमों को ठीक से लागू कर रहा है या नहीं। हालांकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप यह फॉलो अप कर रहा है। फ्रांस में आयोजित FATF की बैठक के बाद अध्यक्ष माद्राजो ने बताया कि ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जिनकी आतंक वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना प्रक्रिया का अंत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि देश अपनी प्रणालियों को मजबूत करेंगे और उन खामियों को दूर करेंगे जिनका अपराधी फायदा उठाते हैं। दरअसल दुनिया में होने वाली बहुत सारी आतंकी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। इन्हीं घटनाओं के चलते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि 2022 में ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी पाकिस्तान जैसे देशों को FATF की चेतावनी अहमियत रखती है। साथ ही FATF अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट और छिपे हुए वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए कर रहे हैं। FATF की रिपोर्ट में भारत के इनपुट भी शामिल हैं। भारत की नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2022 में भी पाकिस्तान को आतंक वित्त पोषण के बड़े स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सेना के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण को बल मिला। रक्षा मंत्री ने कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के एज डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, जो सेना के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक बड़ा कदम है, जिससे वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्णय लेने में तेज, सुरक्षित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग संभव होगी। इस मौके पर AI सक्षम रखरखाव सहायता और वास्तविक समय में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सैनिक यात्री मित्र ऐप का शुभारंभ हुआ, जो अरमान प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12,000 से अधिक ट्रेनों में रक्षा ड्यूटी कोटा सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाता है। ये सेवारत कर्मियों की यात्रा के लिए पारदर्शिता को और बढ़ावा देगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में $4.5 अरब बढ़कर $702.3 अरब हो गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार समीक्षा अवधि में भारत का गोल्ड रिजर्व $6.2 अरब बढ़कर $108.5 अरब हो गया। बढ़ोतरी की वजह सोने की कीमतों में इजाफा होना और केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद का बढ़ना है। विश्लेषकों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7% हो गई है, जो कि कई दशकों का उच्चतम स्तर है। बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7% थी। नहाए खाए के साथ आज छठ पर्व की शुरुआत हो गई। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम शहरों में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसे लेकर नदियों और तालाबों पर विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक छठ की छटा देखने को मिल रही है। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता और नेम निष्ठा के 4 दिवसीय छठ महापर्व की छठा झारखंड में देखते ही बन रही है। हर तरफ छठ के गीत गुंजायमान है। सूर्य उपासना और छठी मैया को समर्पित यह 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। इस दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं ने स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए पहले दिन कद्दू भात का अनुष्ठान पूरा किया। आज नहाय खाए है, छठ का पहला दिन। आज के दिन हम सभी व्रती नहाकर लौकी और भात बनाते हैं। आज इसी को खाया जाता है और इसके साथ साथ हम लोग नहाने के बाद गेहूं धोकर के उसे सुखाते हैं। लोक आस्था के छठ महापर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। व्रतियों ने साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूरे भक्तिमय माहौल में
गेहूं सुखाए, जिससे ठेकुआ बनाया जाता है, जो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद माना जाता है। आके दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपवादिक देव घटवा पे तिवई चढ़ावेल हो। ठेकुआ का भी बनेगा। 4 दिन का पर्व है तो बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धता पर्व है ये। 4 दिवसीय छठ महापर्व सही अर्थों में लोक आस्था का त्योहार है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ छठ व्रत करती हैं, जो छठी मैया के प्रति आस्था का जीवंत प्रमाण है। सबको बहुत खुशी है। हम लोग 8 परिवार है, 3 सास कर रही है, बहू सब है 5 को, सब मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैंने सबको लग रहा है। चाची सास लोग कर रही हैं। उसके बाद में बहुत दिन के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना 8 लोग मिलके कर रहे हैं। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति से गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। इसमें भगवान सूर्य, जल और अन्य 3 आधारों की पूजा की जाती है। महापर्व में चूंकि स्वच्छता का विशेष महत्व है, इसलिए छठ घाटों की सफाई भी युद्ध स्तर पर की गई। इससे जल स्रोतों को भी एक नया जीवन मिलता है। ये VIP घाट है और यहाँ का साफ सफाई नक्षत्र वन पार्क द्वारा, नगर निगम द्वारा और समिति द्वारा सब मिल के हम लोग इसको भव्य तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। सजावट में भी, साफ सफाई में भी अभी 1 महीना से हम लोग लगे हुए हैं। इस बार का छठ कुछ खास है। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात में इस महापर्व के महत्व को रेखांकित किया और इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयासों की चर्चा की। छठ महापर्व आस्था, परंपरा और उत्साह का वो संगम है जो 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। DD न्यूज के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने खास इंतजाम किए हैं। स्टेशन परिसर में छठ गीतों की गूंज से श्रद्धा भय और भक्तिमय माहौल है, तो वहीं यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। यहाँ पर सैकड़ों यात्री अपनी ट्रेन के इंतजार में आराम कर सकते हैं। सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और GRP की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बहुत आउट एरिया से यहाँ आई हूँ तो ट्रैफिक की वजह से 5 आवर पहले आ गई, लेकिन ये टेंट बन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर जगह नहीं था, मेरा बच्चा था, मेरे हस्बैंड, इतना सारे लगेज, तो ये फैन और ये टेंट की वजह से हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने अरेंज किया है। छठ के अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए अनेक नई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। और भारतीय रेलवे ने छठ महापर्व पर बिहार के बरौनी जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई व्यवस्थाओं से यात्री संतुष्ट नजर आए। बहुत अच्छा सुविधा किए हैं बरौनी जंक्शन में। आने जाने यात्रियों के लिए मतलब ठहरने के लिए अच्छा सुविधा है, बैठने के लिए कुर्सी है, पंखा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। यहाँ पैसेंजर आने वाले यात्री के लिए, ठहरने वाले के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। पंखा का, बाकी टेंट वगैरह का धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रेलवे मंत्री अश्विनी जी को, कि जो इस छठ पर्व को देखते हुए लोगों को इतना सुविधा दिया है कि पूरे भारत में 12,000 से अधिक ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, अच्छा सिस्टम किया हुआ है पब्लिक के लिए। मेडिकल सब का बहुत सिस्टम ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है बिहार के लोगों के लिए, खास करके छठ जैसे महापर्व में जब इतनी संख्या में लोग बिहार की ओर आते हैं तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी व्यवस्था रेलवे ने की है। बहुत अच्छी पहल है। माननीय रेल मंत्री के द्वारा 12,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। मेरे हिसाब से बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है रेलवे के द्वारा। पंडाल लगाया है उन्होंने और कई सारी सेवाएं, जैसे कि
पानी या फिर और भी चीज़ों की, तो मुझे लगता है ये रेलवे मंत्री के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। सुविधा देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सुविधा, यात्री जो प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठते रहते थे, इधर उधर कहीं भी सड़कों पे बैठते थे, यहाँ पे चेयर लगाया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मेडिकल की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी अच्छा सुविधा दी गई है भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पर्व को देख के, क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिलती है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार के बेगूसराय पहुंचने वाले लोगों ने भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम पर खुशी जाहिर की है। 12,000 से अधिक ट्रेनें दी गई है और हर आदमी के यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। आदमी कहीं जाने आने में सुविधा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं छठ पर्व के लिए ही। रेलवे विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके सब बहुत सराहनीय कदम है रेलवे विभाग की, और ये कदम से काफी जनता को सुविधा हो रहा है। छठ के अवसर पर बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक की गई व्यवस्थाओं पर यात्री संतुष्ट नजर आए। दिल्ली से आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी से आ रहे हैं, टिकट बढ़िया से मिल गया, अच्छे से हम लोग आ रहे हैं, बिहार के धरती पे आ रहे हैं, छठ पूजा मनाने आ रहे हैं। छठ का माहौल है तो बहुत सुंदर लग रहा है। यह छठ मैया का गीत बज रहा है। बिहार के कटिहार में भी रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए गए हैं। टेंट लगाकर विश्राम का इंतजार, ट्रेनों के इंतजार की व्यवस्था की गई है और इसे लेकर रेल यात्री बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, तो जब स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, ये लगने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्था है, पानी है, रहने का, सोने का, फैन लगा है। तो स्टेशन की भीड़ के बजाय लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय बिता रहे हैं अपना। संतोष है कि मतलब यहाँ पर आने पर हमको सुकून मिल रहा है, बैठने की हमको अच्छा व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद जब आदमी का थकान चाहे कुछ हो तो आदमी को बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल तो पैसेंजर यहाँ सब नहीं है कि यहाँ से कटिहार पकड़ना है, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मनिहारी से आ रहा है, बाहर जाना है। अगर इस तरह का जो सुविधा रेलवे के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हम तो आज आए हैं, पानी वगैरह का भी सुविधा है यहाँ पे, तो इसको बनने से बहुत अच्छा है पैसेंजर को, यात्रीगण को। भारतीय रेल ने छठ के पर्व पर बिहार के अकबरनगर स्टेशन पर रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए स्वागत की अनूठी पहल की है। रेलवे की तरफ से स्टेशन पर छठ पूजा के पारंपरिक गीतों को बड़े टेलीविजन माध्यम से बजाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, और इससे स्टेशन का वातावरण भक्तिमय हो गया है। रेलवे का यह प्रयास यात्रियों का खासा ध्यान आकर्षित कर रहा है। छठ के पर्व के मद्देनजर रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, और इसी के तहत आज वडोदरा गोरखपुर स्पेशल ट्रेन वडोदरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इसमें रिजर्व डिब्बों के साथ साथ जनरल कोच भी हैं। रेल यात्रियों ने रेलवे के इंतजामों की खास प्रशंसा की है। इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ से वडोदरा से जर्नी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का व्यवस्था देख के मुझे इतना अच्छा लगा, मच बेटर यहाँ का व्यवस्था है। ट्रेन में साफ सफाई, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई, प्रशासन की व्यवस्था, बाकी सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे, सुविधाओं से ओतप्रोत स्टेशन दिखा मुझे। इन कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म जो टीवी में हम लोग सिचुएशन आज के डेट में देख रहे हैं, इन कम्पेयर टू अदर स्टेट, गुजरात, आप महाराष्ट्र ले लीजिए और सब स्टेटों में ले लीजिए, यहाँ की सुविधा आज की डेट में काफी अच्छा देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के भी अच्छे बंदोबस्त हैं, सब लोग सिस्टमेटिक ढंग से अपने अपने डब्बे में अपने अपने सीटों पे बैठ रहे हैं। इन कम्पेयर टू अदर लोकेशन यहाँ उतनी भीड़ और गर्दी देखने को नहीं मिल रही है।
छठ के अवसर पर केंद्र सरकार यात्रियों के लिए आरामदायक और सुगम यात्रा सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए देश भर में 12,000 से ज़्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। बिहार के लगभग 30 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और अन्य यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। जिन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं उनमें बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस स्टेशन शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़, और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भारत सरकार को हम लोग मतलब जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को इस गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुँच गई। भारत सरकार ठीक का भीड़ भाड़ का थोड़ा है, लेकिन बढ़िया से व्यवस्था किया है इसमें इंशाल्लाह। आमजन को सुविधा देने की बात हो या फिर नए दौर की ज़रूरत के अनुरूप प्रगति, भारतीय रेल इन दिनों सर पर दौड़ रही है और इसी का नतीजा है कि जहां रेलवे ने यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई हैं तो भविष्य के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया है। एक आंकड़े के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल में त्योहारों पर महज 178 विशेष ट्रेनें चलती थीं, जबकि अब 13,000 से अधिक विशेष ट्रेन दीपावली और छठ के लिए चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों का रेलवे पर भरोसा बढ़ा है। इस सीजन में अब तक 1.5 करोड़ यात्री सफ़र कर चुके हैं, जबकि इस संख्या को बढ़कर 2.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में भी तेज़ी आई है। इस समय रेल ट्रैक निर्माण 400 से 600 किलोमीटर प्रतिवर्ष से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से प्रतिवर्ष हो गया है। इसी के साथ सुरक्षा भी बेहतर हुई है। 2014 में जहां 170 से अधिक रेल हादसे हुए, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 31 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज़, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। भारत की अमूल्य और सदियों पुरानी पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत शनिवार को राजधानी नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। यह हस्ताक्षर समारोह में केंद्र सरकार की एक व्यापक राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के लगभग 17 प्रमुख शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ औपचारिक साझेदारी की घोषणा की। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख संस्थानों में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, कश्मीर विश्वविद्यालय और चेन्नई स्थित सरकारी ओरिएंटल पांडुलिपि पुस्तकालय के प्रतिनिधि शामिल थे। इन समझौतों के माध्यम से संस्थान अब पांडुलिपि संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास में आधिकारिक भागीदार बन गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन न केवल इतिहास को बचाएगा, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक अनुसंधान से जोड़ेगा। ज्ञान भारतम मिशन जो है ये विरासत और भविष्य के बीच में सेतु का काम करेगा। भविष्य का भारत विकसित भारत होगा, तकनीकी के रूप से जो है समृद्ध भारत होगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत होगा, सामरिक दृष्टि से सशक्त भारत होगा। लेकिन भारत अपनी गरिमा को प्राप्त करके प्रणम्य भारत जो बनेगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सांस्कृतिक ताकत का होगा और उसको बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की होगी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिन संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं उन्हें वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी मदद भी मंत्रालय मुहैया कराए, ताकि इन काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हमने डिजिटाइजेशन की एक बड़ी एजेंसी को एंगेज किया है। आपकी संस्थाओं में हम पूरा जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल कराएंगे। आपको फंडिंग का अरेंजमेंट हमने किया है
और साथ में ही जो आपका हैंड होल्डिंग है, जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं उनका मार्गदर्शन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, फिर आगे चल के रिसर्च होना है, ट्रांसलेशन होना है, पब्लिकेशन होना है, वो सारे कार्यक्रम हम साइमल्टेनियसली करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2 स्वदेशी टीके विकसित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के प्रयासों की सराहना की। जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स ने खुद को AI संचालित डायग्नोस्टिक और रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण के अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित किया है। Under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have got in total 23 All Indians of Medical Sciences. So, if you see in past 11 years, a long leap has taken as far as medical education is concerned. And I can also assure you, 20 are operational, 3 are under process. Very soon, within a year and a half, all 23 will be operational. सोहन सिंह सेवा न्यास द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण संकट और समाधान विषय पर एक व्याख्यान माला आयोजित की गई। सोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एक दूरदर्शी और निस्वार्थ समाजसेवी बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सोहन सिंह ने न केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, बल्कि उनका ये मानना है कि सच्चा परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र सेवा प्रमुख कृष्ण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि संयोजक गोपाल आर्य ने की। और माननीय सोहन सिंह जी जैसे महान कर्मयोगी, जिन्होंने अपनी जीवन को सरलता से, सादगी से, कठोर अनुशासन से जिया, जिन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज जीवन के अंदर जिन महापुरुषों से लोगों को जीवनी मिल सके, प्रेरणा मिल सके, उनके बारे में भी उन्होंने समय समय पर कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी हमारे लिए सब प्रेरणा के स्रोत हैं। सरकार पारंपरिक मीडिया उद्योग को मजबूत करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में 26% बढ़ोतरी और टीवी विज्ञापन दरों की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। इसी तर्ज पर टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने RNI, PIB और CBC के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे संस्थागत समन्वय बढ़ेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार की वेब्स बाजार ग्लोबल आउटरीच पहल से भारतीय क्रिएटिव कंटेंट को 300 करोड़ रुपए का विदेशी बाजार मिला है। NFDC के तहत भारतीय संचार एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें उद्योग उन्मुख कोर्स शुरू किए जा चुके हैं। तकनीकी क्षेत्र में सरकार एक फैक्ट चेकिंग चैटबॉट विकसित कर रही है और IIMC में 100 नई PhD सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल आत्मनिर्भरता के तहत 12 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जोहो सूट से जुड़ चुके हैं, जबकि घरेलू चिपसेट और ऊर्जा कुशल माइक्रो प्रोसेसर विकास में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और दिल्ली में सोनिया विहार यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम एकता के उत्सव का दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुभारंभ किया। इसमें दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित 150 उत्साही स्वयंसेवकों ने पवित्र यमुना का जल इकट्ठा किया। ये एकत्रित यमुना का जल देश भर की 25 महत्वपूर्ण नदियों में प्रवाहित किया जाएगा और इसके पश्चात उन नदियों से लाया गया पवित्र जल दिल्ली वापस लाया जाएगा, जिससे 31 अक्टूबर को पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया जाएगा। दिल्ली में जल संगम से जन संगम के एकता उत्सव का जायजा लेते हुए शिक्षा मंत्री और बच्चों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान सरदार @150 के अंतर्गत दिल्ली में सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम तक एकता के उत्सव का शुभारंभ किया गया। यमुना के किनारे कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुद आरती की यमुना जी की। सर क्या कहेंगे आज? देखिए, सरदार @150 ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का, युवा मामलों के मंत्रालय ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। हमने 150वीं जयंती पर 150 युवा देश की 25 राज्यों में जाएंगे। वहां की नदियों के पावन जल में यहां से यमुना जी के पावन जल को प्रवाहित करके वहां के पावन जल को लेकर आना और उससे सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जलाभिषेक करके एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा। और उसके अगले दिन 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, दिल्ली का भी स्थापना दिवस है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में दिल्ली में अपने आत्मनिर्भर होकर अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को हमने वहां आमंत्रित किया है, जिनके वहां फूड स्टॉल लगाए जाएंगे और एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करते हुए उन राज्यों के कल्चरल शोज के साथ साथ वहां पर और बड़े बड़े कल्चरल कार्यक्रम किए जाएंगे। 25 विद्यार्थियों ने 25 कलश यमुना नदी से भरे। बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तरीके से हम यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम 25 स्टेट में जाएंगे, अलग अलग वहाँ से जल लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अभिषेक करेंगे। उससे एक हम यूनिटी दिखा रहे देश का। ये बहुत अच्छा है और हमारे भारत देश को बहुत बढ़ावा देता है कि हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये हमारी रिलीजियस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है ये जो इवेंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हमारे देश को बढ़ावा देने के लिए। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें 25 राज्यों में नदियों का जल भरने का मौका मिलेगा और उन सबको इकट्ठा कर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर जलाभिषेक किया जाएगा। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारत और सेशल्स दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। रक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र के साथ साथ भारत सेशल्स को विकास सहायता भी प्रदान करता है। सेशल्स भी भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। रविवार को सेशल्स के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बतौर अतिथि शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर सेशल्स में भारतीय उच्चायुक्त रोहित रथीश से हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने खास बातचीत की। सेशल्स में हम मौजूद हैं और ख़ासतौर से ये जो देश है अपनी सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसका भी काफ़ी महत्व है। तो आपको बता दें यहाँ भी अभी जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। जो नए राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहे हैं और ख़ासतौर से हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी उसमें आमंत्रित हैं, यानी वो भी यहाँ पहुँचेंगे। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होते नजर आ रहे हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त जो है रोहित रथीश जी इस वक्त मौजूद हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। सेशल्स की अगर बात की जाए, आज के समय में कई सारी समानता हमें भारत और सेशल्स में नज़र आती हैं और ख़ासतौर से लोकतंत्र जो है अगर उसकी बात हम कहें वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण उसको हम पिलर मान सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी के जो विजिट है ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये आ रहे हैं, ही विल पार्टिसिपेट इन दी स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेरमिनी। और जैसे आप जानते हैं कि भारत और सेशल्स के बीच जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, वो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेटलर्स जो सेशल्स में आए थे 1770 में, उनमें 5 भारतीय भी थे। तब से 1976 में सेशल्स को इंडिपेंडेंस मिला और तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश हुए हैं और अगले साल ये 50th ईयर मनाएंगे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ वी ऑल्सो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। खासतौर से मैरीटाइम को लेकर हम देखते हैं किस तरीके से तमाम जो देश हैं उनका सहयोग मिलता है।
सेशल्स का किस तरह की यहाँ पे हम योगदान जो है वो देख सकते हैं जब हम खासतौर से हिंद महासागर की बात करें? Maritime security or defense. This is a very important area of cooperation for both India and Seychelles. Seychelles has a very vast exclusive economic zone, 1.4 million square kilometers. जो भारतीय समुदाय यहाँ पर है वहाँ पर किस तरह की क्या कुछ समानता कुछ ऐसी आपको नजर आती है? लगभग 5,000-6,000 भारतीय समुदाय के लोग हैं यहाँ पे और सालों से हैं. They maintain very strong business, cultural ties with India. They have woven themselves into the fabric of this diverse society and they contribute tremendously to the prosperity of Seychelles also. They maintain very strong links with India, but they also contribute immensely to the prosperity of this country. तो जब हम विकसित भारत विजन की बात करते हैं तो कैसे आप देखते हैं? विकसित भारत के थ्रू सारे एम्बेसीज को भी एनर्जाइज किया है. हमने भी एक यहाँ पे एक विकसित भारत रन ऑर्गेनाइज किया था. पीएम के जो महासागर विजन है इंडियन ओशन रीजन के लिए, उसमें सेशल्स इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पिलर. बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड सेशल्स, will need to work together in the future also through strengthened bilateral relations across all fronts: maritime security, health, renewable energy, capacity building, to strengthen this partnership so that the Indian Ocean remains a stable, prosperous and secure region, and that will ensure Viksit Bharat. जी बिल्कुल, और खासतौर से 2015 में जो एक शुरुआत हुई 2025 में हम पहुंच चुके हैं और इसी के जरिए देखिए सेशल्स के जो लोग हैं, यहाँ भारतीय समुदाय है, उनका भी प्रयास यही है कि कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होते हुए यहाँ नजर आ सकें. फिलहाल रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मुकुल शर्मा, सेशल्स, डीडी न्यूज. भारत और सेशल्स के बीच सांस्कृतिक रूप से समानता नजर आती है. सेशल्स में महीने भर चलने वाले पर्व क्रियोल का मुख्य आकर्षण कार्निवाल रहता है, जिसमें न सिर्फ सेशल्स बल्कि अलग अलग देशों के समूह अपने संगीत और कला का प्रदर्शन करते हैं. इस कार्निवाल में भारत का राजस्थानी समूह भी अपने लोक संस्कृति की झलक बिखेरेगा. इस समूह के कलाकारों से बात की सेशल्स में मौजूद हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने. सेशल्स और भारत की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक रूप जो है वो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है और यहाँ का एक पारंपरिक पर्व जो है इस पूरे महीने चलता है अक्टूबर में, क्रियोल जिसका नाम है, और उसका एक आकर्षण का जो केंद्र होता है वो है आज का जब ये पूरा कार्निवल जो है वो यहाँ आप सड़कों पे देख सकते हैं अलग अलग देशों के. और यहीं पे भारत का जो राजस्थानी ट्रूप है वो भी मौजूद है, जो यहाँ कलाकार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे. क्या आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी परफॉर्मेंस है राजस्थानी कल्चरल फोक डांस, स्पेशली केसरिया बालम है, बालम छोटा सा, चरी नृत्य है, ग्रामीण भवाई है, घूमर है, कालबेलिया डांस है. कैसा लग रहा है भारत का जो रंग है, जो लोक कला है वो विदेशों में जा रही है, यहाँ पे आप लोग पहुंचे, कैसा लगता है? यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लगा कि हमारा इंडिया का नाम रोशन हमने भी बहुत बढ़िया किया और यहाँ से सबसे मिलके काफी स्टेट से आए हुए हैं कलाकार, उनसे मिलके भी बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही बढ़िया लगा हमें. बिल्कुल, देखिए हर किसी को बढ़िया लग रहा है. कुछ और भी कलाकार हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं. आपको कैसा लगा यहाँ पे? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. और अपनी कला को दूसरे देशों तक जब पहुँच रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है घूम के. यहाँ सेशल्स में आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा जाहिर तौर पर यहाँ हर किसी कलाकार को लग रहा है. और जो एक और आकर्षण का जो केंद्र है वो भी आपको दिखा देते हैं. क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम राष्ट्रीय प्रोग्राम कर रहे हैं. कैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है. कार्निवल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी. चलिए, बहुत अच्छा लगा. देखिए शोर जो है वो आपको जरूर आ रहा होगा. उत्साह है यहाँ पर इस कार्निवल का, जो कि खासतौर से सेशल्स के यहाँ सड़कों पे आपको नजर आ रहा है एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जिसको मनाया जाता है और उसी की बानगी फिलहाल यहाँ हमें देखने को मिल रही है. सेशल्स से कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज. और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस वर्ष का आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुआलालंपुर में मौजूद रहेंगे. वे 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे. 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ गठित आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 प्रमुख देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया का संगठन है. इस वर्ष तिमोर लेस्ते 11वें सदस्य के रूप में शामिल होगा.
आसियान का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और सांस्कृतिक सहयोग को सशक्त बनाना है। आज ये विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक समूहों में इसका नाम शुमार होता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ साझेदारी अब रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच चुकी है। व्यापार, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है। इस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में भी मनाया गया। वर्ष भर कई उल्लेखनीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जारी रहीं। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार ईस्ट एशिया समिट देशों के साझा सहयोग का प्रतीक बन चुका है। सितंबर 2025 में विश्वविद्यालय में नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और कॉन्क्लेव ऑफ हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे प्रमुख आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्चुअल संबोधन में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, हरित विकास और आपसी संपर्क पर बल देंगे। वहीं डॉक्टर जयशंकर ईस्ट एशिया समिट में भारत की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखेंगे। भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ने कहा है कि भारत और आसियान देशों के बीच होने वाली बैठकों से आपसी सहयोग और संवाद के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में आसियान भारत संबंधों की अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ भविष्य की दिशा पर भी विचार होगा। मलेशियाई उच्चायुक्त ने भारत को क्षेत्र का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि आसियान और भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। There are a lot of opportunities for ASEAN and also India to interact during these meetings. And then of course for the ASEAN-India summit, there will be review all of the ASEAN-India dialogue relations and also the future direction of ASEAN-India relations. Now for Malaysia, India is a very important regional player. So I mean, no doubt that we need to support each other. कई जघन्य मामलों में वांछित गैंगस्टर लखविंदर कुमार का सफलतापूर्वक अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण हुआ है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया। लखविंदर कुमार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जो जबरन वसूली, अवैध हथियार और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में वांछित है। सीबीआई ने बीते साल अक्टूबर में हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर लखविंदर के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। अब लखविंदर के वापस भारत पहुंचने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जहां उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई चलाई जाएगी। और अब बात क्रिकेट की। सिडनी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। 237 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 39वें ओवर में हासिल कर लिया। सिडनी में भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी तो टीम का इरादा जीत के साथ सीरीज का समापन करने का था। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड को सिराज ने 29 रन पर आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं मार्श को अक्षर पटेल ने 41 रन पर बोल्ड किया। मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय पर 3 विकेट पर 183 रन बना चुकी थी। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मेजबान टीम के आखिरी 7 बल्लेबाज 53 रन ही बना सके और पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट ट्रेंशो ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। 237 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अनुभवी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दी। रोहित ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को सदी शुरुआत देते हुए 69 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप को जॉश हेजलवुड ने तोड़ा, जिन्होंने शुभमन गिल को चलता किया।
गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। कोहली की अपेक्षा रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। दूसरे छोर पर विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। कोहली के आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर हैं। वहीं रोहित ने शतक लगाने में सफलता पाई। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 38.4 ओवर में 9 विकेट से जीत दिला दी। विराट और कोहली ने नाबाद 168 रन की पारी खेली। रोहित ने 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। वहीं कोहली ने 7 चौकों की मदद से 81 बॉल पर 74 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय पोलो टीम ने कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 के करीबी अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस मौके पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। मुकाबले के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। सांसद नवीन जिंदल ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। बहुत ही रोमांचक मैच था ये, और आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों दर्शकों ने इसका आनंद लिया इस मैच का। और बेहतरीन जो भारत के जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं, सिमरन शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, शमशीर अली, पद्मनाभ सिंह, इन्होंने बहुत अच्छी से आपस के अंदर एक टीम वर्क दर्शाते हुए कंबाइन किया। और अर्जेंटीना की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला, और अंत में वो पहले पीछे चल रहे थे लेकिन बाद में बहुत नज़दीक आ गए थे, और फिर एक गोल से भारत की टीम ने विजय हासिल की, जिसके लिए यहाँ सभी लोगों ने बहुत चीयर किया, सबने खड़े होकर के तालियां बजाई। तो बहुत ही रोमांचक मैच था और बहुत मज़ा आया। आज का खेल बहुत ही शानदार था। आप देखिए, हमारे पास अर्जेंटीना से बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बट हमारे इंडियन प्लेयर्स जो थे खिलाड़ी, उनने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल करी। और ये कहना फेयर नहीं होगा कि कोई जीता कोई हारा। इट वाज अ ग्रेट गेम फॉर स्पोर्ट्स। तो बहुत ही शानदार गेम रहा, और लास्ट में इंडिया जीता, सो एवरीवन वाज हैप्पी एंड इट वाज अ प्राइड फॉर अस। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।